हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलर क्वेस्ट में। साथियों, आज है 31 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा आज का क्वेश्चन है, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस ये कब मनाया गया? तो वर्ल्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे ये दिवस साथियों मनाया जाता है 30 जुलाई को, यानी कि कल मनाया गया था। तो 30 जुलाई को प्रत्येक वर्ष एंटी ट्रैफिकिंग के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है इसको समझते हैं। बहुत सारे लोग ना जाते हैं नौकरी का बहाना देकर, झांसा देकर के, मतलब कि विदेशों में जॉब दिला देंगे। 2025 लाख, मतलब जैसे कि 20-25 लाख दे दो या 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो वगैरह दे के वीजा बनवा देंगे। उसके बाद कहेंगे कि तुम्हें विदेश में भेज रहे हैं जॉब के लिए, वहां लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी पूरी पीढ़ी सुधर जाएगी। फिर किसी न किसी तरीके से क्या होता है कि मतलब ढंग के, मतलब बोल बाल के उनको समझा के, बहला फुसला करके उनको भेज दिया जाता है दूसरे देशों में। उनको निकालने के लिए यहाँ भेज देंगे। लेकिन फिर क्या होता है उसके बाद, इधर क्या होता है कि अपने दूसरा जो आदमी होता है उससे ये लोग बात करते हैं, मतलब बातचीत करे रहते हैं पहले से ही कि भैया ये मुर्गा आ रहा है, इसको फंस गया, ये इसको पकड़ लो, ठीक, कि बंदे का ये नाम है, ये व्यक्ति है, ये महिला हो, इनको उठा लो, मतलब जो भी है, तुमको गुलामी करवाना है, कुछ भी करना हो, उनको जिस तरह से आपको रखना है उनसे काम करवा सकते हो। एक तरीके से मतलब कि झूठ बोलकर, बेवकूफ बना के, कि जॉब का बहाना दे करके उनको बिल्कुल बदतर जिंदगी दी जाती है। उनको नौकरों की तरह रखा जाता है, उनसे जो कहेंगे वो करना पड़ता है उनको। अगर कहीं युद्ध चल रहा है, जैसे अभी ताजा मामला अगर देख ले, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि उसमें क्या देखने को मिलता है कि इनको पकड़ के ले जाके कहेंगे लड़ाई करो, युद्ध करो हमारी तरफ से। भाई वो नए नए इंसान है ना, उनको कुछ पता है ना, मिलिट्री में तो गए नहीं है कि मतलब उनको सब कुछ आता है। उनसे कहेंगे लड़वाया जाएगा, हथियार पकड़ा देंगे, 10-20 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे और कहेंगे लड़ो यहाँ से। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ले जाकर के बेच दिया जाए, किडनी निकाल देते हैं, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा देते, इस तरह से मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। इस प्रकार की चीजों को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है। विश्व मानव तस्करी, आप मानव तस्करी समझ सकते हो, मानव की तस्करी हो रही है, निरोधक दिवस है ये, ठीक है। 2013 की बात करें तो 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने घोषणा की थी कि जो भी मानव तस्करी के खिलाफ निरोधक दिवस जो है ये मनाया जाता है 30 जुलाई को, जैसा कि, और ये जैसे कि हम बात करें फ्रेंडशिप डे भी है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी 30 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि अब जुलाई दिवस आया, मतलब जुलाई का लास्ट डे है आज, जैसे कि 31 जुलाई है, तो आज हम लोग एक बार जुलाई के जितने भी दिवस हैं उनको रिवाइज करते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया विधान चंद्र राव जी की जयंती पर, और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाते हैं, जो कि जुलाई 2017 में 1 जुलाई को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं। थीम इसकी क्या बता दें हम, कोऑपरेटिव टुवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड थ्रू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस इसकी थीम है। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाते हैं। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, शुरुआत 2006 से हुई थी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज डे, वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं। यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स थीम है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। शुरुआत 17 जुलाई से हुई थी 1998 से, ठीक। अब 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2010 से शुरुआत हुई थी यूएन के द्वारा। नेल्सन मंडेला जी की जयंती पर मनाया जाता है। 1990 में इन्हें भारतीय रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है भारत का, ठीक। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। 12 दिसंबर 2019 से शुरुआत हुई थी। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, ये इसकी थीम है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। 23 जुलाई को 1927 को पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण हुआ था, जैसा कि बता दें हम आपको 23 जुलाई की। अब 24 जुलाई की बात करें तो 24 जुलाई को ही, जैसा कि हम बता दें, राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 1860 से इसकी शुरुआत हुई थी, आयकर नियम लाया गया था। 1999 से जो कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में, तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब आता है हेपेटाइटिस दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नासा इसरो का संयुक्त मिशन कब लॉन्च किया गया?
तो ये संयुक्त मिशन है नासा इसरो। आपने पहले भी सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था कि निसार जो है ये निसार अब लॉन्च होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी तक कितने दिन से हम आपको बताए जा रहे थे 16 जुलाई को होना था, पहले तो जून में होना था, फिर जुलाई टला। अब 16 जुलाई को मैंने आपको जो बताया था 8 या 9 जुलाई में ये बताया था आपको, लेकिन अब 16 जुलाई को भी टल गया था, अब लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन अब कहा गया कि 30 जुलाई को लॉन्च हो चुका है, यानी कि कल के दिन, ठीक है, मतलब बोला गया। अगर ये लॉन्च मतलब नहीं होता है तो हम आपको अपडेट देंगे। वैसे कल के दिन ये बात रखी गई थी कि 30 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। लेकिन निसार ये क्या प्रोजेक्ट, इसको समझते हैं। निसार क्या है, जो नासा और इसरो मिल करके इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। अब नासा, जैसे कि आप जानते हो, सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका पूरा नाम है। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक प्रकार का संयुक्त मिशन है, दोनों मिला करके काम कर रहे हैं। इसरो मिलकर के लॉन्च करेंगे, नासा और इसरो। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, इस पर ड्यूल मोड वाला सिंथेटिक रडार जो है अब तक कभी भी लॉन्च नहीं हुआ। बहुत मजेदार प्रोजेक्ट है, इकलौता जैसा कि है अपने आप में इकलौता इस प्रकार का सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा जो पृथ्वी को जा करके ऑब्जर्व करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इससे पहले भी अपर्चर रडार लॉन्च किया गया है इससे बड़ा, लेकिन नासा और इसरो मिल करके इसे लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें 95% जो पैसा है ना वो नासा का लगा हुआ है, नासा खर्च कर रहा है, और 5% जो लगा रहा है वो अपना इंडिया लगा रहा है, भारत। इसरो की जगह की बात करें तो इसरो मतलब जैसे कि सैटेलाइट वगैरह यूज करके लॉन्च किया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी कि इसरो के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सक्सेसफुली लॉन्च किया जाए। लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करने में, या कहें उपग्रह वगैरह लॉन्च करने में, कि बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि मौसम कैसा है, भाई मौसम भी देखना पड़ता है, वेदर अनुकूल है कि नहीं है, या फिर जहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं उस जगह ऑर्बिट पर कोई भी सैटेलाइट तो नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन की जाती हैं, उसके बाद लॉन्च किया जाता है। यही कारण है कि आप अक्सर सुनते होंगे कि जैसे कि आज जाना था या आज नहीं गया, सैटेलाइट को लॉन्च होना था, डिले कर दिया गया, कल को टाल दिया गया, 3 दिन बाद को टाल दिया गया, ऐसे ये बातें आती हैं। क्योंकि इस सब चीजों में सब कुछ ध्यान रखना होता तब लॉन्च किया जाता, ऐसे नहीं कि जब मर्जी आया मतलब बस कर दिया तो कर दिया, ठीक। फिलहाल इसकी बात करें तो GSLV MK सेकंड से लॉन्च किया जाएगा, जो कि भारत का एक जंबो रॉकेट सिस्टम है। और GSLV यानी कि हम बात करें तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल क्या करता है, ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल लॉन्च करता है, मतलब जैसे जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के जियो सिंक्रोनस ने ऑर्बिट, आप जानते हो जैसा कि 36,000 किलोमीटर की, मतलब आप पढ़े होंगे कि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई की अगर दूरी पर कोई सैटेलाइट को ऑर्बिट पर कर दिया जाता है तो बिल्कुल वो पृथ्वी के साथ साथ मतलब उसके घूमती रहती है स्पीड से। पृथ्वी घूम रही होती है, चक्कर लगा रही होती है, वैसे ही लगती है। तो ये जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट कहते हैं, ये लॉन्च व्हीकल जो होता है ये इसी ऑर्बिट में भेजता है। एक अपने आप में PSLV भी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या करता है, ये पृथ्वी के पोल के हिस्से में घूमता है गोल गोल, ठीक है, इसमें लॉन्च करते हैं। ऐसे ऐसे अपना जो सैटेलाइट जाएगा वो ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जैसे कि यहाँ पे बात करें ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये शक्तिमान वाला बन गया ये सिंबल, तो ऐसे घूमता है। खैर ये जियो सिंक्रोनस जो है ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम, जिससे आप कभी भूलो ना, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त को हुई थी 1969 को, और हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है होगा, बेंगलुरु में है। अध्यक्ष इस बार नए बने हैं जो कि वी नारायण है, और नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसकी कहाँ पर, वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। अध्यक्ष है जेनेट पेट्रो, पहले इसके दूसरे कोई और थे तो अब चेंज हुए हैं, नए बने हैं जेनेट पेट्रो। भारत सिंगापुर के बीच में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये कहाँ पर आयोजित किया गया, मतलब किस जगह पर, तो अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये आयोजित किया गया है जोधपुर राजस्थान में। सिंगापुर और भारत के बीच में ये होता है। जैसा कि अब जोधपुर कहाँ होता है, राजस्थान में है, राजस्थान का एक शहर है। तो जिले में बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ है, और ये सैन्य अभ्यास बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास है, सिंगापुर और इंडिया के बीच होता आया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 15वां संस्करण है, और 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, सिम्बेक्स बताया था। सिम्बेक्स जो था ये नौसेना का था, ठीक। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम यानी कि समुद्री बटल एक्सरसाइज था ये, ठीक है। तो अब ये बुलेट, जैसे कि यहाँ पर इंडिया के बीच में समुद्री एक्सरसाइज था, समुद्र में नौसेना लड़ेगी क्योंकि नौसेना का था, और ये भी बहुत पुराना था। इसका 32वां संस्करण था इस बार का। यहाँ पर 15वां संस्करण है जो कि जोधपुर राजस्थान में हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब पिछले दिनों में कुछ और भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, एक बार उनको भी हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र आपको पता ही है, भारत सिंगापुर के बीच में राजस्थान में आयोजित हुआ।
सिम्बेक्स जो है अभ्यास ये भारत सिंगापुर में होता है ये भी, लेकिन हुआ कहाँ पर है, सिंगापुर में आयोजित किया गया है। सिम्बेक्स है ये भारत सिंगापुर के ही दोनों अभ्यास, लेकिन दोनों के नाम अलग है और दोनों की लोकेशन अलग है। जैसा कि आप ध्यान रखना कि बोल्ड क्रुसेट हो रहा है ये राजस्थान में, सिम्बेक्स हो रहा है ये सिंगापुर में। पासेक्स है भारत ग्रीस अरब सागर में, जैसा कि हम बता दें ये एक्सरसाइज यहाँ पे होती है, ठीक है। भारत ग्रीस की पासेक्स है। अब शक्ति सैन्य अभ्यास है भारत फ्रांस के बीच में होती है। फ्रांस से जैसे कि हम बात करें तो फ्रांस के साथ में गरुण वरुण शक्ति भी ये एक्सरसाइज होती है, भारत के साथ फ्रांस के बीच होता है। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया ने किया था। गोल्डन ड्रैगन अगर बात करें तो चीन और कंबोडिया के बीच में हुआ है। अब आप जानते हो कंबोडिया को चीन सपोर्ट कर रहा, आप समझ सकते हो। पिछली वीडियो हमने जो आपको दी थी उसमें आपने देखा होगा थाईलैंड और कंबोडिया का युद्ध, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि थाईलैंड को किस प्रकार से यूएसए बैकअप देता है और कंबोडिया को किस प्रकार से चाइना देता है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि देखो इन्होंने गोल्डन ड्रैगन अभ्यास किया था अभी कुछ महीनों पहले और अभी युद्ध भी छिड़ गया है। खैर, सीता प्रहार भारतीय सेना ने किया है। तीस्ता फाइल में रेंज में जो कि अभ्यास आक्रमण किया भारतीय वायुसेना ने। डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। दस्तलीग भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। एआई जो केमी है ये भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में होता है। हाल ही में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का पहला गोल्ड किसने दिलाया? तो भारत को पहला गोल्ड दिलाया है, अब बता दे तो फिशी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी थी ये। गेम में अभी हाल ही में पहला गोल्ड मिला है परनीत कौर और कुशल दलाल की जोड़ी को। ये दोनों रहेंगे यहाँ पर, बता दे ये इन दोनों ने एक साथ खेला, मतलब कि डबल्स का खेल रहे थे। डबल्स में इन्होंने जीत लिया है गोल्ड। भारत के लिए पहला गोल्ड आया है आर्चरी में, आर्चरी मतलब कि तीरंदाजी में। तो परनीत कौर और कुशल दलाल की जोड़ी ने ये पहला गोल्ड जीता है फिशी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। भारत को 2 और पदक मिले हैं जिसमें दलाल, साहिल जादव, ऋतिक शर्मा इनकी मेंस टीम ने जीता है और परनीत, अवनीत और मथुरा की महिला कंपाउंड टीम ने जीता है। ये 2, एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर था और एक गोल्ड है। तो कहाँ पर हुआ आयोजन? इसका आयोजन हुआ है जर्मनी के राइन रुहार शहर में। 27 जुलाई तक ये आयोजन हुआ है और भारत के पोल वॉल्टर डेविडा जो है ये अपना ही मतलब नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए फाइनल में जगह बनाए थे। अब इनका जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अगला है जुलाई 2025 में किस देश ने अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन है उसका कोच का सफल परीक्षण किया है? तो हम आपको बताएं कि भारत जो है अभी हाल में क्या किया है, अपना पहला जो हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है। ट्रेन इंजन का तो हम लोग पहले कर चुके थे परीक्षण, लेकिन जो हाइड्रोजन के ईंधन से चलने वाले ट्रेन कोच होता है उसमें भी बहुत सारी जरूरत पड़ती है ईंधन की, मतलब सप्लाई की। तो अगर हाइड्रोजन ईंधन से चलेगा तो मतलब उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई या बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, उन सबका ये वहां पे पूरी करेगा जरूरत। साथ ही साथ में हाइड्रोजन इंजन से इंटरवल हो जाए, इन सबका परीक्षण किया जाए। अभी चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ये हुआ है। फैक्ट्री चेन्नई में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोच वगैरह का निर्माण करती है। तो जैसे DLWA है, ये वाराणसी में बात करें यहाँ पर, तो वाराणसी में तो क्या करते हैं, वो लोग डीजल इंजन बनाते हैं। कपूरथला में है वो इंजन बनाते हैं और यहाँ पर बोगी बनती है, कोच बनता है जिसमें आप बैठते हो जैसे कि, ठीक है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, उसने अपना पहला हाइड्रोजन से चलने वाला रेल का कोच का सफल परीक्षण किया हुआ है। इसे ड्राइविंग पावर कार कहा जा रहा है। इस कोच को 1200 हार्स पावर का इसका पावर है, क्षमता है इसकी मतलब। और हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज जैसे कि मिशन के तहत इसे चलाया जा रहा है, जो कि 2023 में अभी शुरू किया गया था सरकार के द्वारा। इसके द्वारा जब हम बात करें तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे जो है उसके लक्ष्य है कि 2030 तक भारतीय रेलवे पूरी तरीके से कार्बन एमिशन मुक्त हो जाएगी, 0 कार्बन एमिशन वाला बन जाएगा सिस्टम। कैसे होगा? तो देखो आप जानते हो मैक्सिमम जगह तो हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन चला ही रहे हैं, कुछ जगह पर अभी डीजल इंजन चल रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। डीजल इंजन ट्रेनों से इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन से और हाइड्रोजन ट्रेन इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। इस प्रकार से 2030 तक का क्या होगा, भारतीय रेलवे का जो लक्ष्य रखा हुआ है कि ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, आएगा जैसे कि आपको कि कब तक, मतलब तब तक हम लोग जो है हो जाएंगे कार्बन मुक्त। अच्छा, कार्बन एमिशन मुक्त होने और कौन कौन सा रिलेटेड लक्ष्य है? तो साथियों हम आपको बता दें, भारतीय सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक पूरे इंडिया में हम लोग ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर 2070 तक आते आते कार्बन एमिशन, नेट कार्बन एमिशन 0 हो जाएगा। अपना नेट कार्बन एमिशन और कार्बन एमिशन 0 होना दोनों में अंतर होता है,
क्यों? क्योंकि हम आपको बता दें कि नेट कार्बन एमिशन का मतलब है कि जितना हम लोग एमिशन करेंगे उतना ही उसको ऑब्जर्व करने का भी कोई ना कोई बना देंगे सिस्टम। तो उतना एमिशन हो रहा होगा, अपना ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, तो कार्बन नेट सफलता निकला, मतलब जीरो हुआ। प्लस माइनस मतलब जीरो हो गया। ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन का मतलब हुआ कि मतलब एमिशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर बात की जा रही है, मान लो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हो, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी तो एमिशन नहीं होगा, हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी तो एमिशन नहीं होगा। मतलब ये साथियों हम आपको बता दें ऐसा है इस टाइप का। ठीक है, तो ये रखा गया लक्ष्य कि 2030 तक हो जाए। जुलाई 2025 में इग्नू IGNOU की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? तो पहली महिला वाइस चांसलर उमा कांजीलाल बन गई हैं ये, और इग्नू की बनी है जैसा कि, तो ये बनी हुई है। अब हम बात करें उमा कांजीलाल, जिसे कि ये अभी हाल में बनाई गई हैं, इग्नू की हैं, पहली महिला वाइस चांसलर हैं। आप जानते हो कि चांसलर जो होता है वो तो राष्ट्रपति होता है केंद्रीय यूनिवर्सिटी का, लेकिन जो वाइस चांसलर होता है वो उसे नियुक्त किया जाता है उनको। तो ये कुलपति यानी कि VC नियुक्त की गई हैं। ध्यान रखना कि वाइस चांसलर को कुलपति कहा जाता है, कभी कभी इंग्लिश में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, कुलपति कहते हैं वाइस चांसलर को। ठीक है, उसे कहते हैं कुलाधिपति हिंदी में, मतलब ठीक है। तो कुलाधिपति तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी का जो होता है राष्ट्रपति होता है। तो वाइस चांसलर ये नियुक्त की गई हैं इग्नू की प्रोफेसर उमा कलाल है, जैसे कि यहाँ पर बात करें ये उमा कांजीलाल, ये नियुक्त की गई है। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। आज तक के इतिहास में किसी महिला को नियुक्त नहीं किया गया था वाइस चांसलर, अभी ये पहली महिला बनी है। जब भी कहीं किसी क्वेश्चन में पहली बार आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको जरूर याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक, अब कुछ नियुक्तियां हुई हैं जैसे पिछले कुछ दिनों में, तो नितिन गुप्ता जैसा कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष है। अजय सेठ IRDI के जैसे कि अध्यक्ष हैं, प्रमुख बनाए गए हैं। डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल की बात करें तो मणिपुर के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। अगला है, हाल ही में किसको GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार, इसकी हम बात करें तो इससे सम्मानित किया गया है इनको अभी हाल में, किसे? डॉक्टर वी नारायण को। डॉक्टर वी नारायण कौन है? आपने नाम सुना होगा, सुना लग भी रहा होगा कि हम आपको बता दें दूसरे क्वेश्चन में कि इसके इसरो के अध्यक्ष हैं। कौन? वी नारायण, आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। नारायण और इनको डॉक्टर GVD बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक साइंटिस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट है तभी तो इसरो के चीफ हैं। तो ये JP बिड़ला पुरातत्विक खाद्य खगोल वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संस्था के द्वारा इनको इसरो के अध्यक्ष जो है इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर वी नारायण को। अब तक ऐसे 32 नोबेल पुरस्कार विजेता जो है सहित इन अधिक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को ये अवार्ड मिल चुका है। इनके नेतृत्व में भारत में गगनयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे मिशन को जटिल प्रबोधन प्रणालियों द्वारा इनको सफल परीक्षण करके लॉन्च किया गया है। मतलब ये सेकंड थर्ड स्टेज पर रहा करते थे, इसलिए चर्चा में कम, मतलब कि लोग अक्सर इसरो के अध्यक्ष को ही याद रखते हैं, बाकी कितने साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हैं वो लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन कई बार मिशन निदेशक अलग अलग बनाए रहते हैं, तो इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इन योगदान को पहचानते हुए इनको GD बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। और कहा जाता है कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर इसके निदेशक के रूप में भी ये कार्यरत थे। वी नारायण जी, इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया, जिसकी वजह से अपने पास लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम भी बेहतर हो सका है। बाकी इसरो के बारे में आप जानते ही हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला है, जुलाई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट विकेट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बन गए हैं। अब कौन? ये बने हैं जे रूट। जो रूट अगर बात करें तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपना जो रिकी पिटिंग हुआ, राहुल द्रविड़ हुए और सौरव गांगुली हुए, इन सबका रिकॉर्ड तोड़ के पहुंच गए हैं सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में। सचिन तेंदुलकर सिर्फ इनसे आगे हैं। बस सचिन तेंदुलकर मतलब टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरे पर जो है रूट है। जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अभी चौथे टेस्ट में उन्होंने 120 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली
और जैक कैलिस, पेंटिंग द्रविड़ ने इन सबके रिकॉर्ड को पीछे कर दिए हैं। सचिन तेंदुलकर 15,921 रन बनाए हुए हैं और ये हैं जो इन्होंने बनाया 13,400 से ज्यादा रन बनाकर अभी भी खेल रहे हैं। तो 2023 में लिस्टर कुक को भी पीछे छोड़ा था इन्होंने और सर्वकालिक टेस्ट रन बनाने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी ये बने थे। अगला, हाल ही में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीता? तो भारत ने मेडल की बात हुई है तो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप आयोजित हुआ है और भारत ने 2 मेडल जीता। दोनों में ही ब्रॉन्ज आए हैं, ब्रॉन्ज को ही दोनों ने जीत लिया, लेडीज ने जीता है दोनों ने, वो ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। देखो, इन्होंने 2 मेडल के साथ भारत ने अपना जो इस बार का सफर प्राप्त किया है, कहां पर, जिसमें तन्वी शर्मा और पेनेला कालगटला इन दोनों ने ये जीता हुआ है। महिला एकल की कैटेगरी में जीता था और अलग अलग स्पर्धा मतलब खेल में इन्होंने जीता हुआ है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ था ये और इससे पहले पीवी सिंधु ने जीता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने 2 मेडल के साथ अपना जो कार्यक्रम है वो समापन किया, इस टूर्नामेंट का जर्नी समाप्त किया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 मेडल आए हैं और इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। और ये युवा खिलाड़ी हैं, अभी अंडर 19 का ये इवेंट हुआ था। अगला है, केंद्र सरकार ने मणिपुर के राष्ट्रपति मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन को कितने महीनों तक की बढ़ा दिया, एक्सटेंड करने की घोषणा कर दी। तो केंद्र सरकार ने कहा कि मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन है अभी और लंबा होगा। आपको पता होगा कि फरवरी के आसपास इसमें लगा था राष्ट्रपति शासन, वहां पे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो वो इस्तीफा दे दिए थे और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जिसके बाद राज्यपाल के अधीन शासन होने लगा। राष्ट्रपति शासन आप जानते हो अनुच्छेद 356 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अनुदेश पर उस राज्य में शासन करेगा। जो सारी शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल के हाथों में होती हैं। 352, 356, 360 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं। 356 वाला जो होता है वो स्टेट इमरजेंसी होती है, वहां पर विधानसभा भंग होने या मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के दौरान ये लगाया जाता है। अब इसके 6 महीने हो रहे थे, इसलिए 6 महीने पूरे होने के बाद 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। और केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने कहा कि 13 अगस्त से जो अगला 6 मंथ होगा उसका टर्म पूरा हो जाएगा। और अभी वर्तमान में वहां पर राज्यपाल, जैसे कि हम बात करें कौन है वहां के राज्यपाल, वो अजय कुमार भल्ला जी हैं वर्तमान में। तो ये जैसे यही अभी हम आगे के 6 महीने और देखने करेंगे। मणिपुर का है जैसा कि 13 अगस्त 2025 से, और बाकी मैंने जो आपको बता ही दिया। एन बीरेन सिंह का नाम, ये यहाँ के सीएम थे जो कि मतलब वो इस्तीफा दे चुके हैं। 13 फरवरी को इस्तीफा दिए थे। मणिपुर आया है, मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर को बता दें, ये आपको मिलेगा जो मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में आपका मणिपुर है, और यही मणिपुर जो है राजधानी है इम्फाल होती है। राष्ट्रपति शासन लगा है, अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर है। लोकटक झील है, और जैसा कि लोकटक झील तो है ही, साथ में हम बात करें यहाँ पर इसके ऊपर किबुल लामजाऊ ये वाला नेशनल पार्क है। किबुल लामजाऊ नेशनल पार्क इसके ऊपर है और ये दुनिया का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। फर्स्ट है एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ऑफ वर्ल्ड। 16 जिले मतलब 16 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 2 राज्यसभा में सीटें जाती हैं। क्लियर है आपको? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, वहीं से आप बाकी के दिनों के जो भी आपको मंथ के जो भी वीडियोस होते हैं या जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं आपको वहीं से पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल सलोनी को सर्च करके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।